हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड अपनी क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं। तो आज हमारी है उसकी एक और क्लास है जिसमें हम आज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को जानने से पहले एक क्वेश्चन यह बनता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आप आंसर करेंगे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करा गया है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करेंगे। हम आज यहाँ पर क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। हम आज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट को कई भागों में, कई पार्ट्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है, वैलिडिटी के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर और फॉर्मेशन के बेस पर। इनके भी अपने कई सब पार्ट्स होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है क्लासिफिकेशन ऑन वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेस पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी जो हमने फर्स्ट पोर्शन लिया है अपना क्लासिफिकेशन ऑन वैलिडिटी, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन वैलिडिटी के बेस पर सबसे पहला पोर्शन आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी एग्रीमेंट जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब उसमें सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रहे होंगे। और सेक्शन 10 के क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं ये आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स। हम कई बार अब तक कर चुके हैं। पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए और लॉ के द्वारा नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये कंडीशंस होनी चाहिए। तभी कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने इसी में। अगर ए है, वो एक डीवीडी प्लेयर का ओनर है और वो इस डीवीडी प्लेयर को 7,000 रुपये में बी को बेचना चाहता है। ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब यहाँ पर सेक्शन 10 के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रहे होंगे। मतलब ए और बी दोनों की जो कंसेंट होगी वह फ्री कंसेंट होगी। पार्टीज़ जो होंगी वो मेजर होंगी। कॉम्पिटेंट का मतलब ये हो गया मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होंगी। कंसिडरेशन जो है वो क्या है, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में है, लॉफुल कंसिडरेशन है। पार्टीज़ का इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से परफॉर्म किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तब हम इसे यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आपको पहले तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड उसके सेक्शन और उसकी डेफिनेशन को याद करना होगा। A contract which cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable। ये डेफिनेशन आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। ए और बी दो पार्टी हैं। ए यहाँ पर जो है वो एक पेंटर है और ए जो है वो प्रॉमिस करता है बी से कि वह उसकी पिक्चर पेंट करेगा, बी की पिक्चर पेंट करेगा। अब उन्होंने इसके लिए एक सर्टेन डे फिक्स कर लिया कि वो कौन से दिन उसकी पिक्चर पेंट करेगा, लेकिन इस सर्टेन डे से ठीक पहले बिफोर ए मर गया। अब क्या होगा, क्या ए की तरफ से परफॉर्म किया जा सकता है? अब आप आंसर करिए। अब ए की डेथ हो जाने का मतलब है परफॉर्मेंस अपने आप ही इम्पॉसिबल हो गई, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर अपने आप वॉइड हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, पहले तो डेफिनेशन रीड कर लो। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज
देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज वॉइडेबल। याद रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक बात बता दूं आपको, इसका रिलेटेड माने हैं फ्री कंसेंट से। अगर पार्टीज़ की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो जो ऐसा एग्रीमेंट होता है वो वॉइडेबल होता है, जिसमें आप शामिल करेंगे किनको? कोअर्सन को, फ्रॉड को, अनडू इन्फ्लुएंस को और मिस रिप्रेजेंटेशन को। हम मिस्टेक की बात नहीं कर रहे, हम इन 4 की बात कर रहे हैं। अगर इन 4 के बेस पर कंसेंट को रिसीव किया जाता है तो यहाँ पर वह क्या माना जाएगा? वह एग्रीमेंट वॉइडेबल माना जाएगा। इससे रिलेटेड आप एक एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए। ए मास्टर है और बी सर्वेंट है, ठीक है। सर्वेंट के पास में एक स्कूटर था, स्कूटर की कीमत 50,000 रुपये रख लेते हैं। मास्टर इस स्कूटर को केवल 5,000 रुपये में ख़रीदना चाहता है। यह तो समझ में आ ही रहा है कि मास्टर की पोजीशन डोमिनेट है और मास्टर कहीं ना कहीं अपनी इस पोजीशन का डिसएडवांटेज ले रहा है। अगर यहाँ पर बी ऐसे में अपनी सहमति देता है तो यह माना जाएगा कि बी की सहमति अनडू इन्फ्लुएंस के तहत है और तब यहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट जो बिटवीन ए और बी है वो अपने आप में ही वॉइडेबल मान लिया जाएगा। अब आप बात करेंगे इल्लीगल एग्रीमेंट की। तो इल्लीगल एग्रीमेंट करने से पहले एक रूल जान लीजिए, हर एक इल्लीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन हर एक वॉइड एग्रीमेंट इल्लीगल नहीं होता। उसके पास वॉइड होने के अपने अलग रीज़न होती हैं, अलग रीज़न हो सकते हैं, पर हर इल्लीगल एग्रीमेंट तो वॉइड ही माना जाएगा। जैसे कि आप सेक्शन 23 का देख लीजिए, एक इलस्ट्रेशन है। ए ने प्रॉमिस करा बी से कि वह उसे सरकारी नौकरी दिलवाएगा। बी ने प्रॉमिस करा कि वह उसे इसके बदले 1,000 रुपये पे करेगा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच है वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि वह इल्लीगल है, क्योंकि उनका जो कंसिडरेशन था वो अपने आप में लॉफुल नहीं है बल्कि अनलॉफुल है। ये आपको ध्यान रखना है। अनइन्फोर्सेबल क्या होती हैं भैया? बहुत सिंपल है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें जब बनाया गया था उनमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ इशू अराइज हो जाते हैं जिस वजह से हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं, जिस वजह से हम उन्हें अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है, समझ लो। एक क्रेडिटर है, उसने 80,000 रुपये 1 जनवरी 2000 को 5 महीने के लिए बी को उधार दिए थे। ए ने 80,000 रुपये 1 जनवरी को 5 महीनों के लिए बी को उधार दिए थे। बी ने 5 महीने बीत जाने के बाद भी पैसा पे नहीं किया है। ए के पास में क्या राइट आ जाता है कि वह अगेंस्ट बी एक सूट फाइल कर सकता है। यहाँ पर ए के पास में सूट फाइल करने का राइट कितना है? लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल है। जनरली 3 साल का पीरियड है इसके पास में सूट फाइल करने के लिए, लेकिन 2008 आ गई है, इसने लेकिन 2008 आ गई है, इसने मुकदमा नहीं किया अगेंस्ट बी। अब यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर बात करूँ तो ये जो डेप्ट है वो क्या बन गया? वो बन गया टाइम बार डेप्ट। अब यहाँ पर उसको यह वसूल नहीं कर सकता। अभी जब शुरू में एग्रीमेंट हुआ बिटवीन ए और बी सब कुछ सही था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद में यह कुछ ऐसे इशू क्रिएट हो जाते हैं कि अब ए बी से अपना पैसा वसूल नहीं कर सकता है। इसे ही हम यहाँ पे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बहुत सिंपल है, इससे रिलेटेड लीगल प्रोविज़न समझ लो सेक्शन 9 में है। भाई जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगर आप बाई वर्ड्स बना रहे हैं, बाई रिटन फॉर्मेट में बना रहे हैं तो वो एक्सप्रेस कहलाता है, और वहीं पर इम्प्लाइड भी सेक्शन 9 में ही दे रखा है। अगर आप बाई कंडक्ट बना रहे हैं जो कि बाई वर्ड्स नहीं है, बाई कंडक्ट हो गया तो वो इम्प्लाइड में जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल समझ लो। समझो यहाँ पर ए था, ए जो था वो एक स्टेशन पर उतरा, रेलवे स्टेशन पर। ए अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर उतरा है। अपना सामान लेकर ए रेलवे स्टेशन पर आया, उसके पास लगेज है, तभी इतने बीच में कुली आता है, उस सामान को ए के पास से लेता है और चलने लग जाता है, और जो ए है वो भी कुछ नहीं कहता,
उसके पीछे पीछे चुपचाप चला जा रहा है। तो यहाँ पर अपने आप ही ए का जो कंडक्ट है, बाई कंडक्ट क्या शो कर रहा है, इम्प्लाइड, कि भैया यहाँ पर ए बिटवीन कुली एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया कि अब जब ये सामान पहुँचा दिया जाएगा तब वहाँ पर जो ए है वो बी को पेमेंट करेगा, वो कुली को पे करेगा। बाई कंडक्ट इम्प्लाइडली है, क्रिएट हो चुका है। ट्रैक इट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, ये उसी के ही एक पार्ट माने जाते हैं। भाई अगर आप बैंक के कस्टमर हैं, आपके पास अपना एटीएम कार्ड है, आप मनी को निकालने जाते हैं एटीएम से, ट्रैक इट कॉन्ट्रैक्ट ही है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह उसका एक प्रिंसिपल है। इस एग्जाम्पल में ए और बी डेप्टर्स थे और जो सी था वो उनका क्रेडिटर था। ठीक है, यहाँ तक आगे समझो। पहले यहाँ पर जो सी था ना, उसने इन दोनों को 40,000 रुपये उधार दिए थे, डेप्ट पर दिए थे। ठीक है, अब जब पैसा चुकाने की बारी आती है तो जो ए था ना, वो सी के पास जाके पूरा 40,000 रुपये पे कर देता है। क्या कर देता है? पूरा 40,000 रुपये पे कर देता है। लेकिन जो बी था वो इस बात को नहीं जानता कि ए ने उसकी तरफ से भी पेमेंट फुलफिल कर दिया है सी को। बी अपनी तरफ से जाकर 20,000 रुपये सी को पे कर देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या जो सी है वो बी के द्वारा जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए थे उनको रख कर बैठ जाएगा? क्या करना चाहिए उसे? तो इसी बात पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। यहाँ पर प्रेजेंट एग्जाम्पल में जो ये सी है, क्रेडिटर है, उसकी ये ड्यूटी बन जाती है अपने आप ही, उसका ये ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वह बी को वह 20,000 रुपये वापस कर दे। इसी बात पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। एक और एग्जाम्पल समझ लो। ए एक व्यापारी है, वह यहाँ पर बी के घर गया था। जिस वक्त वो बी के घर गया उसके पास में कुछ गुड्स थे, वह बाय मिस्टेक उन गुड्स को बी के घर में जाकर लीव कर दिया, रहने दिया, रह गए वहाँ पर। बाय मिस्टेक बी के घर में वह गुड्स रह गए और बी ने क्या करा, बी महाशय ने उन गुड्स को यूज़ कर लिया, जबकि यहाँ पर ए का इंटेंशन उन गुड्स को बी को फ्री में देने का बिल्कुल नहीं था। अब बी ने उन गुड्स को यूज़ कर लिया है तो बी का क्या ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा? भैया बी का ऑब्लिगेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि बी उन गुड्स को ए को वापस करे, रिटर्न अगर कर सकता हो वापस करे, वरना वो उसे कंपनसेट कर दे, उसको वह पूरा पैसा वगैरह जो भी है उसका वो वापस कर दे। तो ये सभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हैं। भाई ई कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है। ई कॉन्ट्रैक्ट ई नाम से ही क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी ई कॉन्ट्रैक्ट में ही जाती हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन परफॉर्मेंस के बेस पर। अब हम परफॉर्मेंस के बेस पर बात करेंगे जो कि एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, बायलेटरल और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटेड कौन से होते हैं। भाई याद रखना, एग्जीक्यूटेड वो होते हैं जिनमें पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है, दोनों पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल समझ लो, ए एक शॉपकीपर है, बी जो है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी के चावल चाहिए। बी यहाँ पर उसे पेमेंट भी करने को तैयार है। अब जब ए उस बी को राइस हैंडओवर करता है, उसी समय जो बी है वो उसे कैश हैंडओवर कर रहा है। मतलब दोनों पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस उसी टाइम पर फुलफिल कर दे रही हैं। तो यह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यह एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। एग्जीक्यूटरी क्या होता है? इसमें जो परफॉर्मेंस होती है ना पार्टीज़ की, वो फ्यूचर में जाती है, भविष्य में जाती है। जैसे कि जो ए है वो एक कार का ओनर है और वो बी को अपनी वह कार 5 लाख रुपए में बेचने की बात करता है। ए अपनी एक कार का ओनर है, वह बी को वह कार 5 लाख रुपए में बेचने की बात करता है। यहाँ पर दोनों यह तय करती हैं कि अब से 3 महीने के बाद में ए अपनी कार बी को हैंडओवर करेगा और बी 5 लाख रुपए ए को हैंडओवर करेगा। तो यह क्या है? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस फ्यूचर में होने की बात हो रही है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया या बायलेटरल, यह एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ही बताए गए हैं आपके यहाँ पर। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि ए है,
ए ने जो है वो पेमेंट कर दिया है बी को, ए बी को पेमेंट कर देता है कि उसे ए को अच्छे चावल चाहिए। ए ने उसे पेमेंट कर दिया है, लेकिन जो बी है वो यह कहता है कि वो अब से 1 महीने के बाद में ही उसको चावल की डिलीवरी करेगा। तो ए की तरफ से अपनी परफॉर्मेंस हो चुकी है पेमेंट कर कर, बी की तरफ से परफॉर्मेंस करना बाकी है। तो हम इसे क्या कहेंगे? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए, आप इसमें एक और एग्जाम्पल चाहें तो ये वाला भी समझ लीजिए। आप इसमें ए है, उसकी अपनी एक बिल्ली थी, कैट थी, वो खो गई है। उसने यह कहा कि जो कोई भी उसकी इस कैट को वापस लाकर उसको देगा, रिटर्न करेगा, वह उसे रिवॉर्ड मनी देगा, रिवॉर्ड प्राइस, सर्टेन रिवॉर्ड प्राइस देगा उसे वह। बी जो था उसने वह कैट ए को लाकर वापस कर दी है। अब बी ने तो अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर दी ना, अब ए की परफॉर्मेंस रह गई है रिवॉर्ड देना उसे। यानी एक पार्टी की तरफ से तो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई, एक पार्टी की तरफ से रह गई है। तो ये कहाँ जाएगा? यूनिलेटरल में। बाईलेटरल बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो परफॉर्मेंस होनी है वो डायरेक्टली फ्यूचर में होनी है। एग्जाम्पल अभी बताया था, इसका फिर समझ लो। ए है, अपनी वॉल क्लॉक जो है, ए अपनी वॉल क्लॉक बी को 10,000 रुपये में बेचने की बात कर रहा है। यहाँ पर दोनों जने यह तय करती हैं कि अब से 6 महीने के बाद में ए वॉल क्लॉक और बी 10,000 रुपये हैंड ओवर करेंगे उसे। तो यहाँ पर ये बायलेटरल है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में होने जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही रखा है। तो आई थिंक यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं।